हिंदी साहित्य में, संस्कृत साहित्य में, हिंदी साहित्य में नायक नायिका को रिझाने के 50 तरीके निकालेगा हमेशा। तो सबसे घिसा पिटा तरीका यह है कि तुम चांद जैसे सुंदर हो। सबसे घिसा पिटा तरीका है। आजकल तो हालत यह है कि अगर कोई नायक बोल दे, नायिका इसी पे कैंसिल कर देती है कि तूने चांद बोल कैसे दिया। हर आदमी बोल रहा है अपने अपने घर में चांद चांद चांद, मैं भी चांद, तो सारी चांद हो गए, फिर क्या नयापन क्या बचा? कुछ नया होना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए। तो एक उम्र में नायिका चांद जैसी है, एक उम्र के बाद नायक चांद जैसा हो जाता है। सिर से देखें, अगर नायिका को चेहरे से देखना पड़ता है, नायक को सिर से देखना पड़ता है, तब चंद्रमा उभरना शुरू होता है। और अगर थोड़ा चेहरे पर जैसे कुछ और चीजें हों, धब्बे वब्बे हों, मस्से हों, मुहासे हों, तो भी चांद का एक संकेत बन जाता है। अलग अर्थ में बन जाता है, चमक के अर्थ में नहीं, गोलाई के अर्थ में नहीं, बल्कि जो बीच बीच में निशान है उसके अर्थ में। तो लेखक लोग सोचते क्या नया तरीका निकालें। ये शिल्प की सारा अभ्यास है। इसको अलंकार कहते हैं। हम अलंकार समझेंगे बाद में। तुम्हें देख के लगता है कि ये हो गया, तुम्हें देख के लगता है कि तुम तो वो हो। ये जब इस भाषा में बात होने लगे ना, जैसे एक जगह राम लक्ष्मण से, पहले हम मजाक में कहते हैं कि अगर सौंदर्य की तारीफ बहुत ज्यादा करनी हो, एक क्या है, तुम्हें देखकर लगता है कि साक्षात चांद उतर आया हो। ठीक है, घिसा पिटा तरीका है। इसका अगला वर्जन क्या होता है कि दो भाई छत पे खड़े, चांद निकला और एक भाई कह दूसरे से, देख तेरी भाभी आई है। तो क्या कहाँ भाभी है? भाभी नहीं, अरे ये तो चांद है, अरे एकदम ऐसी दिखती है भाभी भी। अरे कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं। तीसरी स्थिति में भाई कह रहा है, देख भाभी आई है। दूसरा भाई कह रहा है, मैं पानी लेके आता हूं भाभी के लिए। है चांद। दोनों इतना मुग्ध हैं, दोनों को अंतर समझ नहीं आ रहा है। ये सब अलंकार हैं। 150 से ज्यादा तरह के अलंकार होते हैं बात को घुमा फिरा के कहने के। अब नए कवि चाहते हैं कि हम भी कुछ नया कहें, क्योंकि ये पुराना हो गया ना। जैसे नायिका कह रही है उस फिल्म की, किसी और अदा से कहते, घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता। एक अज्ञेय कवि हुए, उन्होंने एक कविता लिखी कलगी बाजरे की, जिसका भाव यह है कि नायक कह रहे कि मैं तुम्हें उपमाएं नहीं दे रहा हूं, तो इसकी वजह यह नहीं है कि मेरे दिल में भाव नहीं आता है। दरअसल ये सारी उपमाएं मैली हो चुकी हैं। इतने लोगों ने इस्तेमाल कर लिया कि मैं क्या तुम्हें ये सब उपमाएं दूं। अगर मैं तुमको ललाटे सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, बल्कि केवल ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। ये कविता है। तो नए उपमान चाहिए। तो उसमें एक नए कवि ने सोचा कुछ नया कहें। नायिका की सुंदरता की तारीफ करनी है, चेहरा उससे गोल मटोल है, उसकी तारीफ करनी है। जब कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा चेहरा रेलगाड़ी के पहिए जैसा है। गोलाई बताना चाह रहा था। और एक कवि हुए केशवदास। केशवदास बहुत मतलब बड़े कवि हैं, अच्छे कवि थे। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं ना, कि जब आप ज्यादा मौलिक होने का प्रयास करेंगे, मौलिकता फूट रहेगी दिमाग के अंदर से। आप लोह कलम लेके बैठे कि मौलिक कविता लिख के ही मानूंगा चाहे जो हो जाए, और मौलिकता आने रही है दिमाग में, तो कभी कभी ज्यादती हो जाती है। जैसे अभी भी नायिका के साथ रेल का पहिया बना दिया उसको। केशवदास ने कहा, उगता हुआ सूर्य ऐसा लग रहा है मानो। अब मानो के बाद समझ नहीं आ रहा, क्या मानो क्या मानो क्या मानो। जितने मानो होते हैं पहले लिख चुके थे। उगता हुआ सूर्य ऐसा लग रहा है मानो, चढ़्यो गगन तरुधाए। चढ़ता हुआ सूर्य ऐसा लग रहा है मानो। जब नहीं समझ में तो अंत में क्या लिखा, मानो बंदर का मुंह हो। चढ़्यो गगन तरुधाए, दिनकर वानर अरुण मुख। दिनकर जो है वानर के अरुण मुख जैसा लग रहा है, अरुण और लाल। चढ़ता हुआ सूर्य वैसा ही लाल है जैसे बंदर का मुंह होता है। अब ये पढ़ के क्या फीलिंग आ रही है आपको कि अगर आप कभी किसी की तारीफ करने चले गए 14 फरवरी को, ऐसी तारीफ करके आ गए तो समझ रहे हैं उसके बाद क्या होगा। सार क्या निकला? सार ये है कि शिल्प का मतलब है कि लेखक ने किस अदा से अपनी बात कही। ठीक,
थोड़ी बहुत कलाकारी करनी चाहिए क्योंकि उससे सौंदर्य बढ़ता है।